इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जिसने ईरान के सीज फायर के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से ईरान को यह संदेश दिया है कि सीज फायर को अगले 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस ऑफर को खारिज ही कर दिया। ईरान ने अमेरिका को एक नई धमकी दे डाली है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कल सुबह 5:30 बजे जब ये सीज फायर खत्म होगा तब ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलिबाफ ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों के युद्ध विराम में ईरान ने खुद को और मजबूत कर लिया है और अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान युद्ध भूमि में नए कार्ड यानी नई चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान पर दबाव बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। द न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो इस बार ईरान पर इतना बारूद बरसेगा जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान युद्ध को खत्म करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे और उन्होंने अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के विपक्षी नेताओं की आलोचना भी की है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका का विपक्ष उन पर युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बना रहा है, जिससे ईरान को फायदा हो रहा है। अमेरिका और ईरान के इन बयानों से स्पष्ट है कि फिलहाल ये युद्ध टलता हुआ नहीं दिख रहा और इस बात की संभावना अब बढ़ गई है कि कल जब 14 दिनों के सीज फायर का काउंटडाउन खत्म होगा तब इस युद्ध की लपटें फिर से भड़क सकती हैं और इस बार ये युद्ध समुद्र में लड़ा जा सकता है। ईरान कह रहा है कि जब तक अमेरिका की नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से नहीं हटेगी तब तक शांति वार्ता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिकी ब्लॉकेड किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे। अगर ये टकराव और तनाव ऐसे ही बढ़ता है तो इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान की नौसेना के बीच जंग लड़ी जाएगी और ये जंग पहले से भी भीषण और भी खतरनाक हो सकती है। हालांकि अभी द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस कल रात को इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और अमेरिका और ईरान के बीच 23 अप्रैल यानी परसों सुबह शांति वार्ता हो सकती है। लेकिन अगर मौजूदा टकराव बना रहता है और ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं भेजता है तो ये शांति वार्ता रद्द भी हो सकती है और इससे पाकिस्तान की भी खूब भद पिटेगी। पाकिस्तान ने सीज फायर में खुद को शांति दूत जैसा दिखाया, लेकिन हकीकत यह है कि उसने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन को ही बढ़ाया। कंफ्यूजन तो छोड़िए, पाकिस्तान पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उसने दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर अमेरिका को ही अंधेरे में रख दिया। 20 अप्रैल की सुबह से लेकर 21 अप्रैल की दोपहर तक 3 बार ऐसी खबरें आई कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन हर बार यह खबर गलत निकली। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उपराष्ट्रपति जेडी वांस को लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें राजनीतिक रूप से फंसा रहे हैं और ये बातें द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी नई रिपोर्ट में लिखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस शांति वार्ता को राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत चालाकी से जेडी वांस की साख का सवाल बना दिया। जेडी वांस खुद को भविष्य में राष्ट्रपति ट्रंप का उत्तराधिकारी मानते हैं और अगर ऐसे में वो दूसरी बार इस्लामाबाद जाते हैं और इस बार भी ईरान के साथ कोई डील नहीं होती तो इसे उनके लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। यानी इस शांति वार्ता को राष्ट्रपति ट्रंप ने जेडी वांस का पर्सनल टेस्ट बना दिया है और इसी को कहते हैं खालिस राजनीति, जिसमें देश, जनता, विचारधारा पीछे और पावर, इमेज, चुनावी फायदा, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स, ये सब कैसे आपको आगे रहता है और वही सब दिखता है। खुद को फंसते हुए देखकर उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी बहुत फूक फूक कर इस बार कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भाई एक बार इस्लामाबाद गए और उल्टा लौटना पड़ा तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और यही कारण है कि उनके 3 बार इस्लामाबाद के लिए रवाना होने की खबरें आई। तीनों बार ये खबरें गलत निकली। इस मुद्दे पर द न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक और बड़ा दावा यह किया कि अमेरिका ईरान के साथ जो शांति वार्ता चाहता है उसका कोई फायदा ही नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जो नेता ईरान की तरफ से बातचीत कर रहे हैं वो अपने दम पर फैसले ले ही नहीं सकते। उन्हें हर बात के लिए आईआरजीसी के ऑर्डर मानने होते हैं और आईआरजीसी का कहना है कि ये डील तभी होगी जब अमेरिका ईरान की शर्तें माने, ना कि ईरान अमेरिका की शर्तें माने। यानी आईआरजीसी का जो रुख है उसके हिसाब से तो ईरान की अमेरिका से डील नहीं होगी, बल्कि डील की जगह फिर से युद्ध ही होगा। यहां आप अमेरिका की हालत को भी देखिए।
जिसे एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ईरान अपने प्रतिनिधिमंडल को इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर रहा है और दूसरा यूएस इंटेलिजेंस ने अपनी नई रिपोर्ट में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को ही रेड फ्लैग कर दिया है। रेड फ्लैग का मतलब है कि यूएस इंटेलिजेंस राष्ट्रपति ट्रंप के लाडले, पर्सनल लाडले हैं ट्रंप के मुनीर, राष्ट्रपति ट्रंप के लाडले आसिम मुनीर को भरोसेमंद नहीं मानती। ये यूएस इंटेलिजेंस का दावा है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक आसिम मुनीर अमेरिका के नहीं बल्कि ईरान की आईआरजीसी के करीब है। अब देखिए, ये खबरें भी सामने आ रही हैं, फॉक्स न्यूज के हवाले से आ रही हैं। फॉक्स न्यूज समझिए, माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पूरी लाइन है पॉलिटिक्स की, उसको काफी सपोर्ट करता है। साल 2020 में जब अमेरिका ने आईआरजीसी के हेड कासिम सुलेमानी को मारा था, तब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसके सबसे करीब लोगों में से एक था। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी आसिम मुनीर के आईआरजीसी से अच्छे संबंध रहे। वो आईआरजीसी के साथ लगातार संपर्क में रहा और अब अमेरिका का मीडिया इस रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल पूछ रहा है कि आसिम मुनीर पर राष्ट्रपति ट्रंप कैसे भरोसा कर सकते हैं और क्या राष्ट्रपति ट्रंप तालिबान वाली गलती को दोहरा रहे हैं। साल 2001 से 2021 के बीच जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी, तब पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा था। उसने अमेरिका को वादा किया कि वो तालिबान के खिलाफ उसकी मदद करेगा, लेकिन हकीकत में उसने तालिबान को पाकिस्तान में छिपने तक की जगह दे दी। उसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका कहां कहां नहीं ढूंढ रहा था, दर दर, इराक से लेकर अफगानिस्तान, हर जगह मिला कहां? पाकिस्तान ने शरण दी थी, पाकिस्तान में छिपा बैठा था, एबटाबाद में। इसी वजह से अमेरिका 20 सालों में भी तालिबान के खत्म नहीं कर पाया है आज तक, और एक बार फिर से अमेरिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर विश्वास कर रहा है, जिसे यूएस इंटेलिजेंस ही रेड फ्लैग मानती है। अब इस सब के बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान के जिस कार्गो शिप को अपने कब्जे में लिया, वो चाइना से ऐसे केमिकल्स ला रहा था जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल्स में होता है। और ये रिपोर्ट किसी और का नहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का है, जिसके मुताबिक टुस्का नाम का ये कार्गो शिप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, जो चाइना के गालान पोर्ट से जा रहा था। ये वही पोर्ट है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल्स लोड किए जाते हैं, और इनमें भी सोडियम परक्लोरेट सबसे अहम होता है। ये वही केमिकल है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स में सॉलिड रॉकेट फ्यूल यानी ईंधन के लिए इस्तेमाल होता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान का ये कार्गो शिप इन्हीं केमिकल्स को छिपा कर ला रहा था, जिसकी वजह से इस जहाज की तलाशी ली गई, और तलाशी लेने के बाद अमेरिका ने इसे अपने कब्जे में ले भी लिया है। इसके अलावा अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने भी ये दावा किया है कि ईरान अपने टस्का जहाज से केमिकल लेकर आ रहा था और इसमें चाइना उसकी मदद कर रहा है। इस खबर से आप ये भी समझ सकते हैं कि ईरान इस वक्त खुद युद्ध की तैयारी कर रहा है। जब तक सीज फायर लागू है, तब तक वो मिसाइलों के लिए सॉलिड रॉकेट फ्यूल इकट्ठा करना चाहता है, ताकि दोबारा से जब ये युद्ध शुरू हो तो वो अमेरिका के खिलाफ अपने मिसाइल हमलों को जारी रख पाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा है, अमेरिका भी युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। और इसीलिए सोचिए, कल सुबह जब हम लोगों की नींद खिलेगी, उससे कुछ घंटे पहले ही ये डेडलाइन खत्म होने वाला है, और माना जा रहा है कि इस बार समुद्र में भीषण युद्ध की संभावना है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ओमान की खाड़ी में एक और स्ट्राइक ग्रुप भेज रहा है, जिसमें जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 6000 अतिरिक्त नाविकों और मरीन कमांडोज को भी समुद्र में उतारा जा रहा है, और अमेरिका ने कहा है कि वो अपनी मरीन्स और एम्फीबियस फोर्स को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास भेज रहा है, जिसमें कुल 4200 नाविक और मरीन कमांडोज अलग से मौजूद होंगे। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका किसी भी क्षेत्र में एम्फीबियस फोर्स तभी उतारता है जब वो वहां समुद्री सीमा पर अपने सैनिकों को भेजने की कोई योजना बना रहा होता है। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या अमेरिका सीज फायर खत्म होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के द्वीपों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, और क्या अब ये लड़ाई ईरान के द्वीपों पर कब्जा करने की हो सकती है। ये युद्ध इसलिए भी फिर से शुरू हो सकता है क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान के बंदरगाहों पर लॉकडाउन लग गया है। ब्लॉकेड जो अमेरिका ने किया है,
द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब तक अमेरिका अपने ब्लॉकेड के दौरान कुल 27 जहाजों को अब तक लौटा चुका है। 27 जहाज, जिनमें ज्यादातर जहाज किसके हैं? ईरान के। इस ब्लॉकेड का सबसे ज्यादा असर ईरान पर सीधा पड़ रहा है। इससे ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है और अगर अमेरिका ने अपने ब्लॉकेड को हटाया नहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में ईरान को अपने कच्चे तेल का उत्पादन घटाना पड़ेगा और ऐसा पहली बार होगा। युद्ध से पहले ईरान हर दिन 17 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात कर रहा था, चाइना को बेचता था 90%। युद्ध के दौरान प्रतिदिन 1 लाख बैरल बढ़कर 18 लाख बैरल पर पहुंच गया। यानी युद्ध में ईरान ने खूब पैसा पीटा, अपने कच्चे तेल के उत्पादन को भी खूब बढ़ाया। ईरान अभी हर दिन 31 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है। ये उत्पादन अगर ऐसे ही जारी रहता है तो इस खेल को जमा करके रखने के लिए ईरान के पास जगह नहीं बचेगी। 90% तेल तो वो वैसे ही अब चाइना को पहले बेच रहा था, अब तो 27 जहाजें उसकी रोक दी गई हैं। उसके सारे स्टोरेज फुल हो गए हैं। अभी धीरे धीरे आने वाले वक्त में उसके स्टोरेज और भी फुल हो जाएगा। अब ऐसा ना हो इसीलिए ईरान शांति वार्ता से पहले अमेरिकी ब्लॉकेड को हटाने की शर्त रख रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हम तो इस ब्लॉकेड को बिल्कुल नहीं हटाएंगे। बातचीत की टेबल पर आइए। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान इस ताकेबंदी को खत्म करना चाहता है तो वो अमेरिका की शर्तों पर उसके साथ डील करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी पूरी तरह खोले। वहीं इस पूरे तनाव के बीच हॉर्मुज द्वीप के ऊपर ईरान का राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया है और इसके जरिए ईरान ने संदेश देने की कोशिश की है कि अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का दबदबा है और उसकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। देखिए।